of the particle along circumference of the circle is called as circular motion. Motion of the particle along circumference of the circle उसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन में हमें फिर से इंट्रोडक्टरी टर्म पढ़नी है जिसमें हमने पहली टर्म को डिस्कस किया था, दैट वाज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी, देन एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, जैसे लीनियर मोशन में मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है. उसके सिमिलर सर्कुलर मोशन में भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है. बट हम क्या करते हैं, उसको सरकमफेरेंस को छोड़ के सेंटर पे रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे रेडियस का यूज करना पड़ता है. इसलिए रिलेशन बनता है S इक्वल्स टू आर थीटा. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो S है वही थीटा है. S का मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या है, आर प्लेन अलोंग सरकमफेरेंस. थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. उसकी सिमिलर V इक्वल्स टू क्या होता है, R इंटू ओमेगा, एंड A इक्वल्स टू क्या होता है, R इंटू अल्फा. ये बेसिक रिलेशन हो गया बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्म्स. उसके बाद में हमने अलग से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था. क्या थी डेफिनेशन, एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल इन गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. उसका नोटेशन था थीटा, फॉर्मूला वही S अपॉन R. ऐसा यूनिट था रेडियन, बट उसको कोई डायमेंशन नहीं था. स्केलर या वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर या वेक्टर है, वेक्टर है. इफ इट इज इनफाइनेटिसिमली स्मॉल एंड स्केलर है इफ इट इज फाइनाइट. तो अगर डायरेक्शन चाहिए वेक्टर की तो यूज करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल. लेकिन होता क्या है, सर्कुलर मोशन में दो ही टाइप के डायरेक्शन होती है, एक तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो डायरेक्शन कहाँ पे होगी, इनवर्ड, एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड. उसके बाद में आता है एंगुलर वेलोसिटी का पार्ट. एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी, लिमिटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फिर उसके और फॉर्मूले मिले थे, ओमेगा इक्वल्स टू पहले लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. हा आपल्याला कधीच यूज नहीं करायचं. उसके बाद में ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, या फिर थीटा बाय टी, या फिर 2 पाई बाय टी, या फिर आर इंटू 2 पाई इंटू एन. ये हो गए ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी के सारे फॉर्मूले. ठीक है, तो उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल भी हमने सॉल्व किए थे, है ना, जिसमें क्लॉक के हैंड्स थे, देन अर्थ थी, उनका रिलेशन था. उसके बाद में आता है एंगुलर एक्सेलरेशन. तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, अगेन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम डिनोटेड बाय अल्फा, गिवन बाय अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी. अगेन इसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशंस t माइनस 2. एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. मतलब कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. कहाँ पे होती डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, बस एक्सेलरेशन में एक केस चेंज होती है, विच वन, कि अगर लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी की एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहेगी. लेकिन अगर लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, बाकी सारी केसेस में इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है. कुछ असते डायरेक्शन एंगुलर टर्म्स की हर बार परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. फिर ये बेसिक टर्म को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन को भी देखा था. ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, थीटा इन nth सेकंड, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. अगेन काइनेमेटिकल इक्वेशंस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे. एंड काइनेमेटिकल इक्वेशंस एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एंगुलर टर्म्स खत्म करने के बाद हमने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू किया था, दैट वाज एक्सेलरेशंस इन द सर्कुलर मोशन. और उस एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने देखा था कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज होती है, एक तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा
नहीं तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, या फिर एक और पॉसिबिलिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सर्कुलर मोशन के टाइप्स देखे थे। पहले आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने देखा था कि रेडियल एक्सेलरेशन होता है और उसको कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूले, आर ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर आणि वी इंटू ओमेगा। By using these three formulas we can calculate the radial or centripetal acceleration। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये रेडियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को छोड़ के दूसरा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, यानी यहाँ पे AT जो है वो जीरो बनेगा, यानी यहाँ पे अल्फा जो है वो जीरो बनेगा। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हम हर बार एक ही एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर एंड वी इंटू ओमेगा। लेकिन अगर दूसरी टाइप की सर्कुलर मोशन है जिसको अपन बोलते हैं एज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन तो ऑलवेज प्रेजेंट होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय आर, वी इंटू ओमेगा, ये तो कंफर्म रहेगा। कोई भी सर्कुलर मोशन है तो वहां पे हर बार लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, मतलब एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा, एंड उसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज गिवन बाय आर ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय आर, वी इंटू ओमेगा। आर का मतलब रेडियस, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए डिपेंड करेगा, आपको अगर फ्रीक्वेंसी दी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जब भी देंगे आरपीएम में देंगे, आरपीएम में फ्रीक्वेंसी देने के बाद हम क्या करेंगे, उसको आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे, एन मिल गया, ओमेगा बनेगा 2 पाई एन। अगर पीरियोडिक टाइम नहीं भी दिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें पीरियोडिक टाइम मालूम होता है, जैसे कि अर्थ के बारे में अगर बोलेंगे, हमें मालूम है कि अर्थ को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए खुद के सराउंडिंग में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे, 24 आवर्स। अगर मिनट हैंड है तो 1 घंटा, 60 मिनट्स और 3600 सेकंड। तो वो पीरियोडिक टाइम पुट करके हम ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, एंड अगर बॉडी पूरा चक्कर कंप्लीट नहीं कर रही है तो वहाँ पे थीटा बाई टी करके ओमेगा कैलकुलेट करके हम यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी स्क्वायर बाय आर में वी का मतलब लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी भी होता है, एटी का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, विच इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर इसका और एक फॉर्मूला है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, या फिर जो स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किया था दैट इज r इंटू अल्फा। मतलब अल्फा के साथ में जो एक्सेलरेशन है ये रेडियल नहीं होता है कभी भी, या फिर रिजल्टेंट भी नहीं होता, ये कौन सा होता है, ओनली टेंजेंशियल होता है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा जीरो था, एटी भी जीरो हो गया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा नॉन जीरो होता है, इसलिए एटी भी नॉन जीरो है। यहाँ पे और एक एक्सेलरेशन रहेगा दैट इज अल्फा, एंड अल्फा को कैलकुलेट करेंगे बाय डी ओमेगा बाय डी टी से। यानी कि अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दी जाती है तो वहां पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशंस इन द सर्कुलर मोशन रिलेटेड इतना पार्ट डिस्कस किया था, एंड जो बोर्ड पे दिख रहा है ये पूरा हो गया काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का जो काइनेमेटिक्स होता है, मतलब जहाँ पे हम फोर्स को छोड़ के डिस्कशन करते, स्टडी करते, उसमें बस हमें इतना ही पार्ट डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन सर्कुलर मोशन एक्स्ट्रीमली इंपॉर्टंट पार्ट है ना। एनसीईआरटी मध्ये सेपरेट टॉपिक जरी नसला तरी याची इज्जत सेपरेट टॉपिक पेक्षा जास्त आहे, कळालं ना। म्हणजे कंसिस्टेंटली सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चंस आते ही है, इसलिए हम सर्कुलर मोशन को पूरा कलेक्टिवली यहाँ पे स्टडी करेंगे, मतलब फोर्स की बातें भी यहाँ पे डिस्कस होगी। अगेन जब हम एनएलएम पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, तब भी सर्कुलर मोशन के जो भी एप्लीकेशन रिस्पेक्टिव टॉपिक के साथ में आ रहे हैं वहाँ पे हम फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कायनेमेटिक्स क्लियर आहे सबको, ठीक आहे। हे सगळं रोज दिवसातनं 10 वेळा जोपर्यंत टॉपिक सुरू आहे तोपर्यंत आपल्या डोक्यात आलंच पाहिजे, क्योंकि एक बार टॉपिक खत्म हो गया फिर ये रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। त्यामुळे जोपर्यंत टॉपिक सुरू आहे तोपर्यंत 100% डिवोशन देऊन हे सगळं आपल्याला प्रिपेअर करायचं। किती सोपं आहे बघा, बोर्डवर लिहिलेलं ते क्लियर आहे सगळ्यांना येतं। चला पटकन मीटिंग जॉईन करा आणि याचा स्क्रीनशॉट घेऊन टाका। चलो हो गया।
यार बर्थडे का तुझा आज नाही का बरं असते एवढी काल होता का म्हणून आज असते का चलो नेक्स्ट उसके बाद में कल के लेक्चर में हमने शुरू किया था डिस्कशन अबाउट डायनेमिक्स यानी फोर्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है दोनों टाइप के सर्कुलर मोशन में वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है एंड अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स मोशन के एक्सेलरेशन को मेंटेन रखने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी फोर्स की उसी तरह से सर्कुलर मोशन में वहाँ पे जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा उसको बोला जाएगा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है ठीक है सो राइट डाउन नहीं ली ले अपन अगोदर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब very good which acts along the radius and towards the center which is given by m r omega square m into v square by r m into v into omega and ये रियल फोर्स है इसका मतलब याला प्रोवाइड करावं लगतं इसलिए हर बार जब भी सर्कुलर मोशन होगी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा जैसे मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय gravitational force of attraction ठीक है then electron revolves around the nucleus electrostatic force of attraction ठीक है और उसके बाद में हमने यहाँ पे और एक फोर्स इंट्रोड्यूस किया था दैट वाज स्यूडो फोर्स जिसको हमने बोला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which acts along the radius but away from the center और इसको कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है म्हणजे हा ऑटोमॅटिक वाढतो जसं सेंट्रीपिटल वाढला सेंट्रीफ्यूगल त्याच्यासोबत वाढतो बट इसको कोई प्रोवाइड नहीं करता है ठीक है फिर लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस के अबाउट डिस्कशन शुरू किया था जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड तो बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करना है इसके लिए हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमें कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करनी थी तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर रोड की बैंकिंग नहीं करेंगे तो उस केस में जो रोड होता है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कर्व रोड और ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे जो भी मैक्सिमम स्पीड होती है कार की या फिर व्हीकल की व्हाइल टेकिंग अ टर्न कितनी होती है रूट ऑफ म्यू आर्च ठीक है और हमने फिर इक्वेशन को कंपेयर करके वहां पे डिस्कस किया था कि अगर व्हीकल टर्न लेते टाइम इस स्पीड को एक्सीड करेगी तो क्या होगा उसका पलटी हो जाएगी टॉपल हो जाएगी ठीक है क्यों हो जाएगी उसका रीजन भी हमने डिस्कस किया था ठीक है पवन कर एक्सप्लेन कळालं तो काल मी सांगितले ते मराठीत सांग तुझ्या संस्कृती एवढंच आहे परत एकदा वन बाय वन शुभम वेरी गुड देखो कंडीशन क्या होती है हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r जो प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शनल फोर्स इसलिए हमने इक्वेशन लिया था mv²/r इक्वल्स टू म्यू mg अब उसमें कंडीशन क्या है देखो कि अगर हम v को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे mv²/r बढ़ेगा mv²/r बढ़ेगा मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा लेकिन प्रैक्टिकली फैक्ट ये होती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को किसी ना किसी को प्रोवाइड करना पड़ता है यानी यहाँ पे इक्वेशन की LHS बढ़ रही है उसको फुलफिल करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ना चाहिए लेकिन वो नहीं बढ़ता है बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल के रिक्वायरमेंट इतना ही होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसलिए वो इंक्रीज होता है एंड एक पॉइंट पे जाके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल को एक्सीड करता है क्यों एक्सीड करता है कारण फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटेड है इसके बियॉन्ड यहाँ पे मिल नहीं सकता फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है और इसके लिए व्हीकल क्या करती है टॉपल हो जाती है ठीक है तो इसके लिए हमने क्या किया है वहाँ पे एक सिंपल सॉल्यूशन सजेस्ट किया है क्या करना है आउटर एज ऑफ द रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन करना है और इट्स इनर एज एंड उसको बोला जाएगा एज ए बैंकिंग ऑफ रोड काल डिफाइन केलं होतं का बैंकिंग ऑफ रोड क्या थी डेफिनेशन फिर
क्वेश्चन मध्ये व्यवस्थित चेक करायचं. आपल्याला जर हॉरिजॉन्टल कर रोड पे लिमिटिंग स्पीड बोला है तो सिर्फ म्यू आर जी होगा. अगर बैंक रोड बोला है तो अभी जो फॉर्मूले आएंगे उनको हम यूज करेंगे. ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है कि हमने क्या किया, आउटर एज ऑफ द रोड जो है उसको स्लाइटली थोड़ा सा रेस कर दिया और उससे क्या हो गया, स्पीड लिमिट बढ़ गई. असं होतं का खरंच? होतं? कसं होतं? देखो कंडिशन क्या है, कल हमने डिस्कस किया था, एवढे भारी आपण रोड बनवतो बट टर्न आला की काय होतं, या सर्क्युलर मोशनच्या ॲप्लिकेशन्समुळं स्पीड लिमिट कमी होऊन जाते. म्हणजे गाड्या आपल्याला हळू चालवायला लागतात. कधी टर्नवर बघितलंय का, बोर्ड असतो बाजूला सर्कुलर फॉर्ममध्ये है ना, वहाँ पे लिखा होता है 20 kmph, 10 kmph, 30 kmph, मतलब स्पीड लिमिट होती है 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते थे, म्यू बढ़ा सकते थे, आर बढ़ा सकते थे, जी बढ़ा सकते थे. एवढे अवघड अवघड सोल्यूशन होते. आपण ते सगळे बाजूला ठेवले आणि काय सजेस्ट केलं, फक्त जो आउटर एज है उसको थोड़ा सा रेस करो, हो जाएगा. असं होतं का? होत असेल तर कसं होतं, का होतं, कोण एक्सप्लेन करणार? आउटर एज को रेस करने से क्या फरक पड़ा जिससे स्पीड लिमिट बढ़ गई? पवनचा आन्सर पहिले ऐकत जो आपण, आपल्याला खूप काही माहिती भेटते अजून. फोर्सचे कंपोनंट इकडं तिकडं होतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सेंट्रिपिटल फोर्स वाढतो. व्हेरी गुड. कसा काय ना, आन्सर माहिती आहे बट ते आपण प्रॉपर एक्सप्लेन करू शकत नाही, सांगू शकत नाही. याचा अर्थ काय होतो, याचा अर्थ हा होतो की आपल्या डोक्यामध्ये ती कन्सेप्ट क्लिअर झालेली नाही आहे. कळालं ना, आपण ऐकले कुठंतरी ती रिप्रेझेंट करतो. त्यामुळे कन्सेप्टला तोपर्यंत वेळ द्या जोपर्यंत ती क्लिअर होत नाही. अजून कोण सांगणार? ऋतुजा, आकांक्षा, सांगा आन्सर. आता व्यवस्थित ऐका सगळे. क्या होता है रोड को एलिवेट करने से? मोठा आहे ना. मग कसं कंप्लीट करा आन्सर. बरोबर आहे पण कंप्लीट करा. एक एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करतो. व्हेरी गुड गायत्री, करेक्ट आन्सर. जीचे कंपोनंट वगैरे काही व्हॅरी होत नाही, जीचे कंपोनंटही बदलत नाही. जी ऑलवेज ॲक्ट इन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन. ठीक आहे शुभम, एक्सलंट, व्हेरी गुड. नॉर्मल रिॲक्शनचा कंपोनंट आणि सेंट्रिपिटल फोर्सचा कंपोनंट काय करतो, स्यूडो फोर्सला बॅलन्स करतो. एक्सलंट, व्हेरी गुड. कसा? बरोबर तुझा आन्सर, बट हाऊ? अजून कोण सांगणार आहे? करेक्ट आहे, चौघांची पण आन्सर करेक्ट आहे तुमची. अजून कोणाला इन्फॉर्मेशन याच्या अबाउट? नित्या नहीं? देखो पहले क्या होता था, रोड हॉरिजॉन्टल है, रोड हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे कार है, ट्रक है, जो भी व्हेकल है टर्न ले रही है, हे कळतं का? हा फ्रंट व्ह्यू रोडचा, म्हणजे अशी कार टर्न घेते, त्यामुळे आपल्याला कार एवढीच दिसणार आहे फक्त. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम देख रहे थे कि इसका जो वेट है mg, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता था एंड सर पे जो भी नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो वर्टिकली अपवर्ड जाती थी. और उस केस में अगर सेंटर इधर है, टर्न अगर ऐसा है, तो जो इधर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स था mv² अपॉन r, ये प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे कौन होता था? सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स हुआ करता था μmg. बट अगर हमने रोड को इंक्लाइन कर दिया, मतलब देखो रोड वही है, अभी सेंटर इधर है, मतलब आशी टर्न घेणार है कार, कळतं का? यहाँ पे टर्न लेने वाली है. उसमें हमने क्या किया, ये जो आउटर एज है उसको थोड़ा सा रेज कर दिया, एलिवेट कर दिया, म्हणजे रोड असा बनवला. एक इमेजिन होतं ना, कळतंय ना, बघितलंय रोड असा जब टर्न लेते हैं घाट सेक्शन है कि नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रोड नहीं होता है, इनक्लाइन होता है. ठीक है, तो याच्यासाठी नसतो की टर्न आला म्हणून कळावं आपल्याला. तो यहाँ पे हमने इंक्लिनेशन किया, तो ये इंक्लिनेशन कितना हो गया? थीटा. ये इंक्लाइन करने की प्रोसेस है, उसको हमने बोला बैंकिंग ऑफ रोड. जो इंक्लिनेशन हमने किया है एंगल से, वो थीटा मतलब कौन हो गया?
एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एंगल ऑफ बैंकिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ द रोड। अब ये रोड का सरफेस हो गया ना विद द हॉरिजॉन्टल, राइट डाउन एंगल मेड बाय एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ द रोड विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ द रोड विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। तो बैंकिंग ऑफ रोड एंड एंगल ऑफ बैंकिंग दोनों क्लियर हो गए। अब उससे क्या होता है देखो डिफरेंस। फिर से कार जब टर्न ले रही है एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, कार यहाँ पे, कार हॉरिजॉन्टल रोडवर आहे, इनक्लाइन रोडवर आहे, कुठं पण असेल, उसका जो वेट होगा इट विल ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा देखो, जब हम नॉर्मल कंपोनेंट लेते हैं, जब हम नॉर्मल कंपोनेंट लेते हैं, त्याला कंपोनेंट म्हणतानाच नॉर्मल म्हणतात। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो हमें परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे वर्टिकल यहाँ पे जा रहा है, लेकिन नॉर्मल मतलब हमें सरफेस को नॉर्मल यानी यहाँ पे ये कंपोनेंट लेना पड़ता है, ठीक है। अभी एक नोटबुक दिया, नॉर्मल ज्योमेट्री देखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन था, उसको थीटा इतने एंगल से इंक्लाइन किया, तो जो पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर था तो वो भी कितना इंक्लाइन हो जाएगा, थीटा इतने एंगल से इंक्लाइन हो जाएगा, मतलब ये एंगल कौन बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल के अलोंग अगर हम इस mg का कंपोनेंट लेंगे तो ये थीटा है, तो ये भी एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा हो गया। तो अगर हमें कंपोनेंट लेने हैं तो ये mg मतलब वेट है, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट होता है mg cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन के हम कंपोनेंट लेंगे तो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट यहाँ पे एक्ट होगा, दैट विल बी n cos थीटा, एंड इसको छोड़ के यहाँ पे जो कंपोनेंट जाएगा दैट विल बी n sin थीटा। उसी तरह से ये n sin थीटा के डायरेक्शन में यहाँ पे कौन एक्ट हो रहा है, पहले सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स यही पे एक्ट हो रहा था ना, सेंटर के टुवर्ड्स। ते गाड्या कोणी लावल्या का मध्ये, पार्किंग मध्ये खाली बाहेर लावले का ते कार काढायला? एक काम करा, चाव्या द्या बरं सगळ्या गाड्यांच्या, हँडल लॉक नका करत जाऊ उद्यापासून, चाव्या घेऊन जा आणि ते काढून द्या। क्लिअर आहे? नाही त्यांना वेळ असेल थांबा, एक 12 लेक्चर संपतो तोपर्यंत थांबा, किती वेळ विचार त्यांना, ठीक आहे। ज्यांच्या पार्किंग मध्ये गाड्या आहेत चाव्या द्या, कुठं जाणार नाही गाड्या, ठीक आहे ना। कसं ओळखायचं ते, गाडीचा नंबर काहीतरी सांगा, मोहन, हां चला इकडे लक्ष द्या बोर्डवर। बस संस्कृती बडबड नको करू आता। देखो इस तरह से सिचुएशन थी पहले हॉरिजॉन्टल रोड पे, ये सिचुएशन बन गई कहाँ पे, इनक्लाइन रोड पे। कळतंय का काय केलं आपण फक्त, मतलब यहाँ पे इस पहले डायग्राम में दूसरे डायग्राम में क्या चेंज हुआ, ये मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है, एंड ये n sin थीटा मतलब नॉर्मल का कंपोनेंट भी उसी डायरेक्शन में एक्ट हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ, आता व्यवस्थित ऐका, जब हॉरिजॉन्टल रोड था तब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ कौन था, फ्रिक्शनल फोर्स, सिर्फ कौन था। अब हमने रोड को इंक्लाइन करने से क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स के साथ साथ, फ्रिक्शनल फोर्स के साथ साथ कौन आ गया, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आ गया। कळतंय का, मतलब अभी जो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की mv² अपॉन r, अभी जो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की mv² अपॉन r, उसको फुलफिल करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही है, उसके साथ में नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा फिर,
स्पीड लिमिट बढ़ जाएगी, और इससे जो स्पीड लिमिट बढ़ती है उसके लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी टैन ऑफ थीटा। अगर रोड स्मूथ है तो, मतलब म्यू इक्वल टू 0 आहे तो, म्हणजे इमॅजिन करा डायरेक्ट म्यूला आपण 0 बनवलंय, म्हणजे फ्रिक्शन ठेवलंच नाही, डायरेक्ट ट्रेनच्या ट्रॅक सारखा स्मूथ केला, तरी पण स्पीड लिमिट कितनी बन गई, रूट ऑफ आर इंटू जी इंटू टैन ऑफ थीटा। अब टैन थीटा मतलब एंगल ऑफ बँकिंग आहे। आता टॅनच्या व्हॅल्यू बघा, टॅन 0 0 मतलब रोड को हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो स्पीड लिमिट कितनी है, 0 ही होगी अगर म्यू 0 है तो, फ्रिक्शन भी नहीं है, एंड ये एंगल बेंड करने से नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड करेगा, म्हणजे कार टर्न घेऊच शकत नाही। कळालं? अगर हमने टैन का मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग को 30 बना दिया, टैन 30 कितना है 1/√3 का मतलब कुछ तो होगा, समझ में आ रहा है? तो ये बनेगा रूट ऑफ आर जी इंटू 1/√3, मतलब रोड स्मूथ है पूरा, लेकिन फिर भी हमने बैंकिंग की है तो भी कार कैन टेक टर्न। अगर हमने एंगल और बढ़ा दिया, टैन 45 1, मतलब जितनी बड़ी रेडियस उतनी स्पीड लिमिट वहाँ पे बनेगी, ठीक आहे। मॅक्झिमम एवढा सफिशियंट आहे, टॅन 60 केला तर मग विशेष राहत नाही, ठीक आहे, तो आपल्याला लागत नाही नॉर्मल रोडवर, ठीक आहे। अँड टॅन 75 76 किया तो, एंड टॅन 90 कर दिया तो, कळालं ना? कितनी भी स्पीड से बघाव गाडी टॉपल नाही होगी, पळणार नाही त्याच्यावरून, तो पार्ट वेगळा, कळतं ना? 90 म्हणजे रोड का झाला, मौत का कुआं झाला ना, कळालं ना? ठीक है, लेकिन वहाँ पे टॉपल होने की प्रोसेस नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, एंड म्यू 0 नहीं है तो, संस्कृति म्यू 0 नहीं है तो स्पीड लिमिट म्यू आर जी टैन थीटा, वाह वेरी गुड, आर जी म्यू टॅन थीटा, एक्सलंट, व्हेरी गुड। म्यू आर जी नाही चाललं, आर जी म्यू चाललं, है की नाही? संस्कृति नहीं, ऋतुजा, अगर रोड स्मूथ नहीं बनाया हमने, म्यू अगर 0 नहीं है तो क्या क्या है, आर जी, वेरी गुड, प्लस का माइनस। अगर रोड को हमने स्मूथ नहीं बनाया, मतलब अगर वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन मेंटेन किया, तो वही स्पीड लिमिट कितनी होती है, आर जी इन ब्रैकेट म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। एंड अगर म्यू को 0 बना दिया तो 0 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस 0, मतलब क्या बनेगा, रूट ऑफ आर जी इंटू टैन ऑफ थीटा, ठीक है। इतनी स्पीड लिमिट बढ़ती है अगर हमने वहाँ पे रोड की बैंकिंग की तो। टॅन थीटाचं काय झालं, कसं आलं, तुला एक्सप्रेशन पाहिजे, त्याची काही गरज नाही सध्या, त्यामुळे मी स्किप केलं ते, तुला पाहिजे असेल तर एक्सप्लेन करतो मी, ठीक आहे। राईट डाऊन, फॉर्म्युला समजून घ्यायला कळत नाही, डायरेक्ट पाठ कर मग, काय 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 काय, हां अजून सॉल्वच नाही केलं आणि कन्फ्युजन झालं तुझं, आपण सॉल्वच नाही केलं बेटा क्वेश्चन त्याच्यावर, अजून अगोदर कसं कन्फ्युजन झालं, क्वेश्चन सोडवलं बेटा आपण बँकिंगवर, आम्ही तर नाही सोडवलं कोणी, तुला कन्फ्युजन कसं झालं, बोल बोल, दिन सोडून हे डायरेक्ट पाठ कर, असं असतं, म्यू इक्वल टू 0 पुट केलं की हे, चलो हो गया लिख के। अब ये एक्सप्रेशन आता कैसे, आपल्याला गरज नाही त्याची, पण पवनचं कन्फ्युजन झालं म्हणून इन शॉर्ट मी सांगतो, फक्त काय करणार आपण त्याच्यामध्ये, एन कॉस थीटा इज बैलेंस बाय एम जी, एंड यहाँ पे एन साइन थीटा प्लस एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। दो इक्वेशंस मिलेंगे, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, एक साइड में एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, एंड एक साइड में क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म होगी, तो वहाँ पे हम टैन थीटा अरेंज करेंगे, ठीक है। एंड फिर वहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा वी मैक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, कळालं पवन, ठीक है। तो ये हो गया बैंकिंग ऑफ रोड, राइट डाउन, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड लिमिट,
maximum speed limit of a car along horizontal curve road along horizontal curve road having radius of curvature having radius of curvature having radius of curvature 20 meter and coefficient of friction 0.4. रूट ऑफ 8.9 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड, बट आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। देखो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कर रोड बोला है मतलब हम रूट ऑफ म्यू आर जी यूज करेंगे। अब अगर रूट ऑफ म्यू आर जी कर रहे तो 0.4 इंटू 20 इंटू 10 हो जाएगा, यानी ये बनेगा रूट ऑफ 0.4 इंटू 10 मतलब 4, 4 इंटू 20 मतलब 80, यानी अप्रोक्सीमेटली ये 8.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। या फिर इसको 9 मीटर पर सेकंड लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये 8.964 ऐसे कुछ तो आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर पर सेकंड कंसीडर करते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन हमें ऑप्शन दिए किलोमीटर पर आवर में, तो हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर, तो ये 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 18/5, तो ये बनेगा किलोमीटर पर आवर, कितना आता है फिर 32 पॉइंट, वेरी गुड, किलोमीटर पर आवर। ये हो गई स्पीड लिमिट। आता विचार करा, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे आहे, वहाँ पे नॉर्मल स्पीड लिमिट असं बोर्डवर लिहून गव्हर्नमेंट ऑफिशियली सांगताय 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, तसं रोडची लिमिट सांगितली तर गाड्या चालवणारे नक्कीच काय करतात, 80 किलोमीटर असेल तर कमीत कमी 120 114 चालवतात, बरोबर आहे की नाही, आपल्याकडे रूल असतो तसा, बरोबर आहे ना। नॉर्मल सांगितलेले नियम पाळले म्हणजे आपला कमीपणा होतो। प्रॉब्लेम काय आहे की आपल्याला जे स्वातंत्र्य मिळालं आहे 1947लाच मिळालेलं आहे, आणि ते जे मिळालं होतं तेव्हा काय होतं, पहिले इंग्रज होते, बरोबर आहे की नाही। मग इंग्रजांच्या विरोधात जे काही करत होते त्यांना आपण क्रांतिकारक म्हणत होतो, बरोबर, फ्रीडम फायटर म्हणत होतो। म्हणजे ते शासनाचे नियम तोडले की सोसायटीमध्ये काय व्हायचं, त्यांचा सत्कार व्हायचा, नाव लौकिक वाढायचं त्यांचं, कळलं, ते क्रांतिकारक ठरायचे। इंग्रज गेले पण आपला तो माइंडसेट गेला नाही, म्हणून आपल्याला आज पण काय वाटतं, जे नियम सांगितले, जसं सिग्नल लागलेला असेल आणि 2-4 सेकंद जर बाकी असतील आणि तेव्हा जर आपण गाडी जर काढली, आपण नाही काढणार पण ऑब्झर्व करायचं, एखादीने जर रेडचं ग्रीन होण्या अगोदर जर गाडी पळवली तर त्याला असं वाटतं मी जगत जिंकून आलोय, असं इकडे तिकडे बघत राहतो, कोण कोण बघतंय मला म्हणून, होतं की नाही, बरोबर, नॉर्मली बघितलं की नाही, पवन पण असंच करतो, ठीक आहे। हां, सायकलला नसतं सिग्नलचा नियम, पण ते सगळे थांबलेले असतात, मग सायकल काढला गेला वाटतं मी किती भारी करतोय, हा इकडे तिकडे बघत असतो, तर तो आपला माइंडसेट काही गेलेलाच नाही आहे। म्हणून आपण काय करतो, 80 किलोमीटर सांगितली की तिथं 120 किलोमीटर पर आवरनी बाईक चालवतो, आणि सपोज तिथं समोर गेल्यानंतर टर्न आला है ना, लोणावळा घाट आला, तिथं टर्न घ्यायचं आहे आपल्याला, आणि टर्नवर स्पीड लिमिट आहे 32.4 किलोमीटर पर आवर, काय होईल, असं ते इन्क्लाइन असतं तर दिसलं असतं आपल्याला टर्न घ्यायचं म्हणून, बट ती सिच्युएशन आहे का, हॉरिजॉन्टल कर रोड है, तो क्या होगा फिर, है ना, रिएक्शन टाइम आपला ऍक्शन व्हायच्या अगोदर गाडी पलटी होऊन जाईल, रिएक्शन टाइम आठवतो ना, दिसला टर्न आहे, बरोबर आहे, स्पीड लिमिट कमी आहे, कळायला पाहिजे ना, टर्नवर कसं कळणार, स्पीड ब्रेकर असेल कळतं आपल्याला स्पीड कमी करायची, नाही तर भारी वाटणार आहे, बरोबर, बट टर्नला कसं कळणार स्पीड कमी करायची म्हणून, ते जेव्हा गाडी कार्यक्रम व्हायला लागतो तेव्हा आपल्याला कळतं की स्पीड जास्त आहे म्हणून, ठीक आहे। मग आपण टू व्हीलरवर असलो किंवा सायकलवर असलो की आपण काय करतो, सेम ऍडजस्टमेंट, म्हणजे हे कुठून कळतं बघा, आपण स्टार्टला पहिल्या लेक्चर मध्ये सांगतो फिजिक्स मतलब नेचर है, एंड जो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो नेचर का ऑब्जर्वेशन होता है, उसको हम अप्लाई करते हैं, तो रोड को इंक्लाइन करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये हमें समझ में कैसे आया, कारण आपण टू व्हीलरवर पहिले एक्सपेरिमेंट केला होता, चुकून आठवतंय का, आठवतंय म्हणजे होत असेल कधीतरी, अननोन रोडला गेलो, स्पीडमध्ये टर्न घ्यायला लागलो,
आणि त्या केसमध्ये आपल्याला कळालं की स्पीड कंट्रोल होणार नाही, काय करतो आपण, थोडंसं नाही ब्रेक्स अप्लाय करू, होणार नाही, कळालं आपल्याला, काय करतो आपण, पाय टेकवतो खाली काय करतो मग व्हर्टिकल सोबत थोडंसं इन्क्लाइन होतो, कळालं नाही. हे जर कळत नसेल तुमचा CS बंद पडलाय. कॉमन सेन्स हे नॉर्मल ऑब्झर्व करा. सायकोलर पण होतं पवन, हे स्पीडमध्ये टर्न घेतला, आपल्याला जर अंदाज आला की टर्न कंप्लीट होणार नाही, आपण काय करतो व्हर्टिकल सोबत थोडंसं इन्क्लाइन होतो. आणि हे जर कळतच नसेल, स्वतः अनुभव आलाच नसेल, सोडून द्या. ते F1 रेस वगैरे असतात, बाईक रेसिंग, त्यांना जर बघितलं तर टर्नवर काय करतात, त्यांच्या नीवर गुडघ्यावर मेटलच्या प्लेट्स असतात, मेटल पॅड्स असतात, मग ते टर्न घ्यायला काय करतात, पुरे आडवे होतात आणि स्पार्क प्रोड्यूस होतो रोड सोबत, कळालं ना. हे असं का असतं, बिकॉज ते बँकिंग करू शकत नाही, कारण टू व्हीलरला एक चाकवर एक चाक खाली असं करता येत नाही ना, म्हणून ते काय करतात, सेल्फ ॲडजस्टमेंट असते. व्हर्टिकल सोबत इन्क्लिनेशन केलं की परत या डायग्राममध्ये जे आपण बघत होतो तोच पार्ट इथं अप्लाय होतो. अगेन क्या करते, पहले नॉर्मल जो वर्टिकली अपवर्ड ॲक्ट होता है, बेंड हो गए तो क्या होगा, नॉर्मल का कंपोनेंट. आता आपण जर इकडे टर्न घेणार असलो तिकडे बेंड होतो का, जर झालं तर मग कार्यक्रमच झाला, बरोबर आहे, ठीक आहे ना. आपण काय करतो, अपोजिट साईडला जिकडे टर्न आहे तिकडेच बेंड होतो, म्हणजे आपण नॉर्मलचा कंपोनंट सेंट्रीपिटलच्या डायरेक्शनमध्ये रोटेट करत असतो. हे फिजिक्स स्टडी करण्या अगोदर पासून इनबिल्ट आपल्यामध्ये आहे, हेच आपण ऑब्झर्व केलं, ते फिजिक्सच्या सिलेबसमध्ये आलं आणि तेच फोर व्हीलरसाठी आपण अप्लाय केलं, कळालं. ये हो गए बैंकिंग ऑफ रोड. नेक्स्ट, अभी सेम रोड है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, स्पीड लिमिट कितनी थी 32.4 किलोमीटर पर आवर. आपण बघितलं काय होणार आहे, 120 किलोमीटर पर आवर से, फक्त आपलीच गाडी नाही आहे, जर चुकून गेले मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेला इव्हिनिंग 5 PM नंतर तर तुमच्या लक्षात येईल, कळालं ना. गाडी म्हणजे बाजूला लावता येत नाही, लावायची म्हटलं तरी पण, ठीक आहे, ड्रायव्हिंग करत असल्यानंतर कंप्लीट GTA पेक्षा भयानक ड्रायव्हिंग तिथे हे शिवनेरीवाले ट्रॅव्हल्सवाले चालत असतात, 140-160 किलोमीटर पर आवर, आणि कळतही नाही कोणती गाडी कुठं आली आणि कुठं गेली म्हणून. तिथं इमॅजिन करा की टर्न आलाय समोर आणि स्पीड लिमिट 32.4 किलोमीटर पर आवर आहे. मी फर्स्ट टाइम गेलो होतो, मला म्हणजे हायवे संपल्यानंतर 3 तास रेस्ट केला होता मी, कळालं ना एवढे हार्टबीट वाढले होते माझे, हे कळतच नाही तिथं. आपण आपल्या लेनला चालल्यानंतर उजव्या साईडनं कोण ओव्हरटेक करतंय, डाव्या साईडने ओव्हरटेक कोण करतंय, आपण स्पीड लिमिट बघितली 140 आहे, आपल्या गाडीची लेवल नाही अजून स्पीड वाढवायची, कळालं ना. 140च्या पुढे गेल्यानंतर हिचंच काहीतरी फुटायचं तुटायचं, आणि बाकी जे काही मागचा हॉर्न कंटिन्यू सुरूच असतो 140 किलोमीटर पर आवरला. पण मग मागचा हॉर्न देतोय आपण, राईट लेफ्टला घ्यायचं म्हटलं तर दुसरा कोणी कार्यक्रम करून जातो, ठीक आहे, त्यापेक्षा मग तिथं अवघड असतं, ठीक आहे. तो इमॅजिन करो आगे 32.4 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट है और सब गाड़ी चल रही है 140 किलोमीटर पर आवर से, क्या होगा, ठीक है. आपण असं समजू की आपली गाडी भारी आहे, ABS आहे, स्पीड कंट्रोल हो गई, मागच्याची थोडी होणार आहे, कळालं ना. तो टॉपल जरी नहीं झाला, मागचा टॉपल बळजबरी करणार आहे, कळालं. तो रोड पे क्या होगा, एक्सीडेंट के नंबर बढ़ जाएंगे. तो इसके लिए हमें जो 80 किलोमीटर पर आवर का बनवला एक्सप्रेसवे, कारण पुण्यामधून मुंबईमध्ये वर्कला येणारे भरपूर पॉप्युलेशन आहे, त्यांचा टाइम सेव्ह झाला पाहिजे, बरोबर आहे. आणि मग परत जर आपण स्पीड लिमिट कमी केली तर ते पॉसिबल होणार नाही. मग ऑप्शन काय होता फिजिक्स, अगर हमने टर्न पे थोड़ा सा रोड इंक्लाइन कर दिया और वहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री बना दिया, व्हाट विल हैपन. सेम क्वेश्चन है, आगे कैलकुलेट करो. कैलकुलेट द स्पीड लिमिट व्हेन सेम रोड इज बैंक्ड विथ 30 डिग्री. कैलकुलेट द स्पीड लिमिट व्हेन सेम रोड इज बैंक्ड विथ 30 डिग्री. मतलब रोड सेम है, प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, बस वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट दिया, बस रोड को एलिवेट कर दिया. थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया तो tan 30 कैलकुलेट करेंगे. tan 30 होता है 1/√3. अब देखो 1/√3 को कैलकुलेट करना है तो √3 होता है 1.73. याला सिम्प्लिफाय केलं तर आपण हे येतं अप्रॉक्सिमेटली 0.6, म्हणजे 57 येतं, बट आपण त्याला अप्रॉक्सिमेटली 0.6. हे कसं आलं, काय आलं, हे घरी जाऊन विचार करा, कळालं ना. हे डिवीजन केलं आपण फक्त. तो tan थीटा अगर 0.6 मिल गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी भी है, रोड को हमने स्मूथ नहीं बनाया, अपन घाबरत होतो स्पीड वाढती की नहीं म्हणून. तो हम स्पीड लिमिट एक बार चेक करेंगे कितनी होती है. तो Vmax इक्वल्स टू यहाँ पे मिल गया हमें RG इन ब्रैकेट म्यू प्लस tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय
1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लिफिकेशन हम करने वाले हैं, तो देखो क्या आएगा आंसर। ज्यांना येतं ते सोडवा, ज्यांना डिफिकल्टी आहे ते बोर्डवर बघा। आर कितनी थी 20, जी कितना है 10, 20 इंटू 10 ब्रैकेट में कौन आएगा फिर म्यू, म्यू मतलब 0.4 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा कितना है 0.6, 0.6 प्लस 0.4 वेरी गुड 1 अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू टेन थीटा है 0.4 इंटू 0.6 0.24, तो ये आएगा माइनस 0.24। क्लियर। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आता है 200 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.24 येतं का, हे बघा 0. तो उसको अगर मुझे 76 लिखना है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाय करना पडेगा। यात ज्यांना प्रॉब्लेम आहे, मी काल पण सांगितलं होतं आपण एक नवी बॅच सुरू करतोय GW नावाची, कळालं ना। त्या बॅचमध्ये आपण परत एकदा ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, स्क्वेअर रूट, इंटिग्रेशन, डिफरन्शिएशन, जे पण तुमचे बेसिक्स प्रॉब्लेम असतील ते सेपरेट डिस्कस करणार आहे, कळालं ना। त्यामुळे हे येत नसेल याला घाबरू नका, GW बॅचमध्ये सगळं होईल। GW म्हणजे हां ग्रेट वॉरियर, ठीक आहे। अजून कोणी काही वेगळा लॉन्ग फॉर्म सांगितला त्यांचा ऐकू नका, ठीक आहे, पवनचा ऐका। अब इसको सिंप्लीफाई करने वाले हम 100/76 येईल का, नहीं येत, एडजस्टमेंट करून त्याला 75 घेऊन टाकू, फिर क्या होगा, ये 3 ये 4, 4 इंटू 200 तो रूट में आ रहा है 800/3, बोलो कितना आएगा 800/3, नहीं 800/3 214 और 240, नहीं एक मिनट 266 अप्रॉक्सिमेटली। आता बघा 256 अगर होता रूट में तो 16, 266 से मतलब 16 पॉइंट समथिंग, उसको 5 ले लो, 5 नहीं आएगा 4 ले लो, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब 16.4 मीटर पर सेकंड है, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, एंड अप्रोक्सीमेशन अगर वहाँ पे एक्यूरेट पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर पर आवर होगी। क्लियर है, मतलब स्पीड लिमिट बढ़ गई ना, टायरचं काही मेकॅनिझम बदलावं लागलं आपल्याला ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपण चेंज केला आहे, तो रोड फक्त इनक्लाइन सरफेस बना दिया, ठीक है। कितनी हो गई स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर। बट अगर नॉर्मल रोड होता तो 60 किलोमीटर पर आवर मोर देन सफिशिएंट हो गई, क्योंकि नॉर्मल रोड पे स्पीड लिमिट ही 45, 50, 60 तक होती है। हा एक्सप्रेस वे है, जैसे एग्जाम्पल अपन सांगितलं म्हणून इथं स्पीड लिमिट जास्त है। तो यहाँ पे अगर हमने थीटा को 45 बना दिया तो चला परत सेम क्वेश्चन है, अगर थीटा को 45 डिग्री बना दिया देन क्या होगा, हे करू लो, देखो थीटा 45 मतलब फिर से सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट बन जाएगी रूट ऑफ RG इन ब्रैकेट म्यू, कितना है म्यू 0.4, tan 45 मतलब 1 आ गया, अपॉन 1 माइनस 0.4 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से RG कितना है 200, अब ये 1 प्लस 0.4 मतलब 1.4 अपॉन 0.6 है, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 14/6 है, 14/6 मतलब 2.33 का लिमिटेशन है, रिपीटेशन मतलब 200 इंटू 2.3 कितना होगा, कितनी 460, रूट में 460, अगर रूट में 441 होता तो 21, 484 होता तो 22, उसके इन बिटवीन है इसलिए 21.5 मीटर पर सेकंड। अब ये चाहिए हमें किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से 21.5 इंटू 18/5 करना पड़ेगा,
अप्रॉक्सिमेटली 77 किलोमीटर पर आवर. क्लिअर आहे. जेवढी नॉर्मल रोडला स्पीड पण नसते तेवढ्या स्पीडमध्ये आपण सेफली टर्न घेऊ शकतो सिर्फ बँकिंग करने से. नेक्स्ट, calculate the inclination made by a cyclist with vertical when he takes a turn on a smooth road of radius of curvature 10 meter, radius of curvature 10 meter with 36 किलोमीटर पर आवर. 36 किलोमीटर पर आवर. 36 किलोमीटर पर आवर. अब कंडीशन क्या है देखो, साइक्लिस्ट है या फिर मोटरसाइक्लिस्ट है तो उसको बँकिंग का कोई भी फायदा नहीं होता है. कळतं ना, त्याला बँकिंगचा काही फायदा होत नाही. कारण सायकल आहे हे की नाही, ती हॉरिझॉन्टल रोडवर असली काय आणि इन्क्लाइन रोडवर असली काय काही फरक पडणार आहे का? नाही फरक पडणार. ठीक आहे, नेग्लिजेबल असणार तो इफेक्ट. म्हणून हा काय करतो, स्वतःच व्हर्टिकल सोबत अशा पद्धतीचं इन्क्लिनेशन बनवतो आणि हे इन्क्लिनेशनचा जो एंगल असेल थीटा दैट विल रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ बैंकिंग. मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, थीटा कैलकुलेट करना है, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला क्या था, स्मूथ रोड है मतलब रूट ऑफ आर जी टैन ऑफ थीटा. हमें टैन थीटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में स्क्वेयर करना पड़ेगा. स्क्वेयर करने के बाद हो जाएगा वी स्क्वेयर इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा. तो ये टैन थीटा इक्वल्स टू हो गया वी स्क्वेयर अपॉन आर जी. वी कितनी दी है, लेकिन 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके. तो ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड. तो 10 स्क्वेयर अपॉन यानी कितना एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री. कळतं का, प्रॅक्टिकली एवढा एंगल नहीं बनत बट 45 डिग्री बना रहा है वो. म्हणजे पवन वगैरे असला बनवू शकतो, असं इम्पॉसिबल नहीं है. मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो भी सेम फॉर्मूला यूज होगा. ठीक है, कौन सा, थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वेयर अपॉन आर जी. या फिर साइक्लिस्ट है या फिर मोटरसाइक्लिस्ट है तो वर्टिकल के साथ में जो एंगल बनाएगा अगेन सेम इक्वेशन से हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सेम पार्ट ॲप्लिकेबल आहे फॉर ट्रेन ऑल्सो. ट्रेनमध्ये असते का बँकिंग, ट्रेन टर्न घेते का कधी, जर ट्रेनला टर्न घ्यायचा असेल तर तो लॉन्ग असू द्या नाही तर अति लॉन्ग असू द्या. ठीक है, वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होगी, टर्न ले रही है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कंफर्म लगेगा ही लगेगा. लेकिन ट्रेन के ट्रैक को एंड ट्रेन के व्हील को अगर देखेंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड. कळालं ना. तो ट्रेन के ट्रॅक की भी बँकिंग की जाती है. कळालं ना. असं वाटतं आपल्याला एवढी मोठी ट्रेन आहे काय गरज आहे बँकिंगची, ट्रेनला खूप जास्त गरज असते. कळालं. तो ट्रेन की अगर बैंकिंग की है प्रोसेस सेम रहेगी. फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी. किस लिए, टू कैलकुलेट एंगल ऑफ बैंकिंग एंड स्पीड लिमिट कैलकुलेट करनी है तो रूट ऑफ आर जी टैन ऑफ थीटा. एंड अगर वहाँ पे फ्रिक्शन है तो म्यू आर जी इन ब्रैकेट म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन ऑफ थीटा. ठीक है, तो स्टार मार्क करके ये 3 पॉइंट लिखो लगा दो. Angle of banking is given by angle of banking is given by theta equals to tan inverse of v square upon rg. Theta equals to tan inverse of v square upon rg. Maximum speed limit on a bank smooth road
मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑन ए बैंक स्मूथ रोड, इसका मतलब क्या है, म्यू 0 है एंड बैंकिंग है, दैट इज म्यू इक्वल टू 0, क्या होगा फॉर्मूला, v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन ऑफ थीटा, रूट ऑफ आर जी टेन ऑफ थीटा. एंड थर्ड वन, स्पीड लिमिट ऑन ए बैंक रोड with friction, speed limit on a bank road with friction, root of rg in bracket mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta. ठीक है. अब इसके बाद में सिमिलर एप्लीकेशंस आते हैं वही सर्कुलर मोशन के. डेथ ऑफ व्हेल, डेथ ऑफ व्हेल, मौत का कुआं है ना, कर्णपुरा, ते गाड्या पळवता भिंतीवर. ठीक आहे. क्या होता है मौत के कुएं में, काय हो त्याच्या अगोदर काय म्हटली तू, मी काय म्हटलो होतो, डेथ ऑफ वेल. मग काय म्हणतात त्याला, दोन्ही एकच असतं ते, कुएं की मौत किंवा मौत का कुआं. ठीक आहे. तो वहाँ पे क्या होता है देखो, बघितलाय कोणी नसेल बघितला 2-4 वर्षांनी बघून घ्या कर्णपुऱ्यामध्ये. ठीक आहे. तो यहाँ पे असं कळतं ना हे वेल, तो वहाँ पे क्या होता है, बाइक, 2 व्हीलर, सायकल, सायकल नसते, 4 व्हीलर, ऐसे गोल गोल 4 व्हीलर पण कळालं ना. बरं फक्त 2 व्हीलर आणि 4 व्हीलरच नाही, त्या 4 व्हीलरमध्ये अजून 2-4 जण बसलेले असतात. बरं फक्त बसलेलेच नसतात, कारच्या बाहेर पण येतात ते, फक्त बाहेरच येत नाही, वरतून लोक पैसे देतात त्यांना. ठीक आहे ना, ते पैसे पण कलेक्ट करतात. काही आगाव असतात पवन सारखे, ते डान्स पण करतात. बरोबर आहे. एवढं सगळं कसं पॉसिबल होतं, खाली पडायला पाहिजे ना ते, का नाही पडत, सेंट्रीफ्युगल फोर्स, का नहीं पढ़त, बिकॉज ऑफ फिजिक्स नहीं पढ़त. कळालं. तो किसी भी इंस्टेंट पे हम एज्यूम करेंगे, हे स्टडी करण्यात मजा आहे बेटा, नहीं तो तेज माइटोकॉन्ड्रिया 13 चेंबर, 4 चेंबर, 3.5 चेंबर. तो यहाँ पे क्या है देखो, ये सर्कुलर पाथ पे व्हीकल अपनी मोशन परफॉर्म कर रही है. तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब व्हीकल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या क्या होगा, सबसे पहले वेट ऑलवेज होता ही है, एंड ऑलवेज कहाँ पे एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये वेट आ गया mg, बट ये घसरून पड़त नहीं, वेट की वजह से नीचे क्यों नहीं गिर रही है, हे चॉक आहे की नाही, सोडला की पडतो, आणि नाही सोडला तर का बरं असं, इथं कोणता फ्रिक्शनल फोर्स आणला तू आता. अगर छोड़ दिया तो क्या होता है, जो वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा था उसको कोई बैलेंस ही नहीं करता, इसलिए चॉक नीचे गिरता है. बट अगर उसको पकड़ के रखा तो, पकड़ के रखा तो क्यों, वेरी गुड. ठीक है. तो वही केस यहाँ पे हो रही है कि जो कार है, बाइक है, जो स्टंट कर रहा है उसके ऊपर बैठा है, उनका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, बट ते खाली पडत नाही का, इकडं नाही ऍक्ट होत. नॉर्मल म्हणजे नेहमी तिकडंच ऍक्ट होतो, जहाँ पे सरफेस आहे उसको परपेंडिक्युलर. नॉर्मल इकडे गेला त्याचा विषय संपला, नॉर्मल यांना हेल्प करणार नाही. व्हेरी गुड. कुठं लागतो, का बरं, ती पुढच्या टॉपिक मध्ये कळेल वरच का लागतो म्हणून. ठीक है. तो यहाँ पे mg को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो एक्ट होता है इन वर्टिकली डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन. एंड ये नॉर्मल रिएक्शन काय करेल मग, नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड, तुम्हाला काय वाटतं ते सांगू नका, आपला टॉपिक जो सुरू आहे त्याचे ॲप्लिकेशन्स येते त्याचा विचार करून मग सांगा. कॉन्टॅक्ट ठेवल, पुश करल, धरून ठेवल, पण ठीक आहे. नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. सेंट्रीफ्युगलला 10 वेळा सांगून झालं, कोणी प्रोवाइड करत नसतं. तो नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेट इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स. कळालं. ठीक है. इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r होगा,
फ्रिक्शनल फोर्स यानी Fr इक्वल्स टू mg होगा, ठीक है। अगर इन दोनों का भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, N अपॉन Fr इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg, यानी यहाँ पे v इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ऑफ nrg अपॉन n इंटू rg अपॉन f का मतलब कोण आहे, क्लियर आहे। बट फ्रिक्शनल फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा मी एकच फॉर्म्युला सांगितलाय तुम्हाला, म्यू एम जी। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू क्या बनेगा, nrg डिवाइडेड बाय, ये एक्चुअल म्यू इंटू n होता है क्योंकि mg मतलब नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे nn कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमें स्पीड लिमिट मिलती है रूट ऑफ rg अपॉन म्यू। बट ये स्पीड लिमिट मिनिमम है या मॅक्झिमम है, मिनिमम है। इसका मतलब जर त्याला गोल गोल फिरायचं असेल, खाली पडायचं नसेल, तो उसको इतनी स्पीड मेंटेन रखनी पडेगी। आपण जरी गेलो आणि गाडी चालवायला लागलो, फक्त घाबरायचं नाही, इतनी स्पीड की अगर ज़्यादा स्पीड मेंटेन रखेंगे तर आपण पण पडणार नाही, कळालं। एक मिनिट हा, हे कळालं का पहिले, प्रश्नोत्तर नंतर घेऊ आपण, ठीक आहे। हे क्लियर हो गया कन्सेप्ट। ही फॉर्म्युला इंपॉर्टंट बघा, काय डेथ ऑफ वेल का, वेल ऑफ डेथ, ठीक है। तो वी मिनिमम कितनी होती है, रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू, आर का मतलब, जी का मतलब एंड म्यू का मतलब। कधी बघितली का ती वेल ऑफ डेथ, नाही बघितली, कशी असते, स्मूथ नसते, ठीक आहे। ते स्ट्रक्चर उभं राहावं म्हणून असतं ते, बट स्मूथ नसते। क्या होता है वहाँ पे, मॅक्झिमम फ्रिक्शन होता है। कसं असतं फ्रिक्शन, ते फळे असतात ना, ते फळे आणि त्याच्यामध्ये गॅप, ऐसे स्मूथ नहीं होता है, हाँ वेरी गुड, ऐसे होता है, कर होता है एकदम, ठीक है, ऐसे झिकझैक होता है एकदम ऐसे सरफेस। तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन एक्ट होता है क्योंकि फ्रिक्शन ही वेट को बैलेंस करने वाला है, ठीक है। तो v मिनिमम इक्वल्स टू होगा रूट ऑफ आर जी बाय म्यू, कळलं, घ्या लिहून, किती सोडून, हां बोल बेटा, कुठला फॉर्म्युला नाही कळाला तुला, तो म्हणजे आता एबीसीडी न वाच ना, व्हेरी गुड। तो कसा आला यासाठी आपण सगळ्या 5-6 स्टेप लिहिले त्या बघ एकदा, इथपर्यंत आला, हे कळलं, मग हे कळलं, या दोघांना डिवाइड केलं मी, ते केलं, कळालं, मग v स्क्वेअर सोडून बाकी सगळे एका साईडला घेतले मी इथं। आता ते समजून घे तू आणि मग मला नंतर सांग कसं कळालं। सेंट्रिपिटल फोर्सला, हो बरोबर, सेंट्रीफ्युगल फोर्स तो असणारच बेटा, सर्क्युलर मोशन आली म्हणजे सेंट्रीफ्युगल आलाच। कशाचं, सेंट्रीफ्युगलचं तिचा फॉर्मूला सेम है, mv स्क्वायर अपॉन आर। उसकी डायरेक्शन बस कहाँ पे होती है, अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल, बट उसको कोई प्रोवाइड नहीं करता है, या फिर करता होगा तो हमें मालूम नहीं है। काल पण आपण बघितलं होतं ना, टर्नवर कोण ढकलतं आपल्याला, नाही ढकल, पण आपण ढकलल्या जातो, ठीक है। इथं पण तसंच होतं, सेंट्रीफ्युगल होता ही है जो बैलेंस करता है, ठीक है। क्या थी ये, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, ठीक है। तो ये हो गई मिनिमम स्पीड लिमिट। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड कोनिकल पेंडुलम रिलेटेड पार्ट है सर्कुलर मोशन का, दैट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। थैंक यू। टुमारो नहीं, उद्या संडे ना, संडे फुल डे हॉलिडे बेटा तुम्हाला।